हेलो, गुड इवनिंग सभी को। फिर से हाजिर हैं आपके पास क्लास 10th के प्रीवियस ईयर पेपर 2025 के अनसॉल्व के साथ। और आज हम लोग सेट 4 सॉल्व करने वाले हैं 2025 का। 2025 का है 824 CM, ये पेपर कोड है और इसको हम इसी एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तेजी से प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता की इकाई है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस अगर आपको पूछा जाए तो P इज इक्वल टू एक सूत्र रखिए 1/F, लेकिन तभी रखिए जब ये मीटर में लिखा हो। न्यूमेरिकल के लिए आप P इज इक्वल टू 100/F लगा दीजिएगा जब F का मान सेंटीमीटर में दिया हो। तो फिर यहाँ मात्रक पूछा गया है हमसे, तो मात्रक ध्यान से देखिए। SI मात्रक 1 तो एक नंबर है, 1/F, F के लिए मीटर, तो ये हो गया मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स कहिए, प्रति मीटर भी कह सकते हैं, और इसी को डायोप्टर भी कहा जाता है। इसको डायोप्टर भी कहते हैं। तो इसमें मीटर है, प्रति मीटर है, प्रति मीटर सी वाले विकल्प में जाएंगे। सी वाला विकल्प एकदम सही है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। बिल्कुल, इसको तो क्लास में रटा देते हैं। देखिए, 3 तरह की चीजें आप याद रखिएगा। आभासी, सीधा। जो आभासी होगा वो सीधा होगा 100%। 3 बार लिख लेते हैं, आभासी सीधा। आभासी सीधा हो गया, और फिर हमने लिख लिया आभासी सीधा। आभासी सीधा। अब 3 तरह के प्रतिबिंब, एक तो समान आकार का बन सकता है, वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान हो। एक तो हो सकता है कि बड़ा बन जाए, और एक हो सकता है कि छोटा बन जाए। आभासी हो, सीधा हो और वस्तु के समान आकार का हो, इसका मतलब दर्पण हमारा समतल है, समतल दर्पण है। फिर वो अगर आभासी हो, सीधा हो और बड़ा हो जाए, इसका मतलब दर्पण अवतल दर्पण है। दर्पण अवतल दर्पण है। आभासी हो, सीधा हो और छोटा हो जाए तो इसका मतलब दर्पण उत्तल दर्पण है। ये देखिए, इस प्रश्न में तीनों बता दिया आपको। अब इस प्रश्न में पूछा गया है आभासी हो, सीधा हो और बड़ा हो, यानी ये वाला पूछा गया है, आभासी, सीधा, बड़ा। तो देख लीजिए कौन सा दर्पण होना चाहिए, अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण, इसमें विकल्प संख्या बी पर लिखा है, तो विकल्प संख्या बी एकदम करेक्ट है। चलिए इसको मिटाएंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। कांच का अपवर्तनांक, तीसरा प्रश्न है, n की वैल्यू है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और प्रकाश की निर्वात में चाल c की वैल्यू 3 × 10⁸ ये दी हुई है। ना देता तो भी आपको याद रखिए। और कहा है कांच में प्रकाश की चाल, एक सूत्र याद रखिएगा, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल v = c/n। c का मान 3 × 10⁸, और n से भाग करेंगे 1.5 से, 3 कट जाएगा 2 बार में। कांच में प्रकाश की चाल हो गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखेंगे कि विकल्प में ये है, विकल्प में 2 × 10⁸ बी विकल्प है, बी विकल्प सही है। चलिए चौथे प्रश्न पे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अरे भाई साहब, बहुत रटा रटाया प्रश्न है, इसमें कुछ समय नहीं लगेगा। प्रकाश का परावर्तन हो नहीं सकता, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, वर्ण विक्षेपण एक हद तक इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वर्ण विक्षेपण में 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों में एक ही है जो ऊपर बिखर जाता है, तो इसका कारण प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्रकीर्णन के कारण ही होता है ऐसा, ठीक है ना। विकल्प संख्या डी वाला एकदम सही है। पांचवें विकल्प, यदि निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली विद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। पांचवा प्रश्न है, H = सूत्र है I² R × T। अब इनके हिसाब से हम अगर I डैश का मान I का आधा कर दें तो H डैश = हो जाएगा I डैश का स्क्वायर R × T। I डैश की वैल्यू I है, तो I/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो I²/4 R × T। तो I² R × T की जगह हमने H लिखा है, तो H डैश = H/4। यानी अगर धारा आधा किया गया तो उष्मा उसका चौथाई रह जाएगा।
उष्मा चौथाई रह जाएगा। देखिए पांचवें विकल्प में एक चौथाई सी वाले विकल्प पर है और सी वाला विकल्प एकदम सही है। नोट करिए इसको, देखते रहिए। अगला प्रश्न है छठवें नंबर पर, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण निर्भर नहीं करता। हम सूत्र लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो F किस पर निर्भर करता है? I पर निर्भर करता है, L पर निर्भर करता है, B पर, और बहने वाली धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण पर निर्भर करता है। देखते हैं किस पर निर्भर नहीं करता। वैद्युत धारा पर करता है भाई, सूत्र में I आया है तो ये गलत हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर B है सूत्र में, इस पर भी निर्भर करता है। चालक की लंबाई L पर भी, इस पर भी निर्भर करता है। वैद्युत धारा की दिशा पर, कि धारा की दिशा नहीं होती, दिशा होती है आइडियल। आइडियल जब आप 11 में पहुंचेंगे तो इसको और बढ़िया से बता दिया जाएगा। फिलहाल इस विकल्प में डी वाला विकल्प सही है, धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती। चलिए सातवां विकल्प देखिए, लघुपथन के समय वैद्युत परिपथ में धारा का मान हो जाता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। लघुपथन जब कभी भी ऐसा होगा, बहुत शुद्ध हिंदी के शब्द यूज कर लिए जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूज आप जरूर हो जाएंगे। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट। मानव नेत्र के भी कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो हिंदी में शुद्ध पूछ लिए जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको देख लिया जाएगा जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का मान अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो देखते हैं इसमें बहुत कम, ना परिवर्तन नहीं हो ही नहीं सकता, बहुत अधिक। सी वाला विकल्प एकदम सही है, तो सी के साथ जाएंगे। तो ये 7 प्रश्न जो बहुविकल्पीय थे आपके, इसको हम लोगों ने कवर किया तेजी से। अब वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर चलेंगे, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए वर्णनात्मक पर चलते। वर्णनात्मक प्रश्न में हम देख पा रहे हैं उपभाग फर्स्ट में पहला प्रश्न का 2 खंड है। पहला है, इसमें कहा है इन्होंने, नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूरदृष्टि दोष को समझाइए, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। आप ऐसे जान लीजिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष का मतलब जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो नेत्र में इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब यहाँ नामांकित किरण आरेख इन्होंने कहा है, तो होगा क्या, इसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि हिस्सा थोड़ी बनता है। इसमें प्रकाश जब नेत्र लेंस से फोकसित होता है तो रेटिना पर फोकसित होने के बजाय रेटिना के कुछ पीछे फोकसित हो जाता है। रेटिना के पीछे फोकसित होता है, जबकि फोकसित यहां होना था। तो ये हो गया निवारण से पहले। निवारण से पहले यही है, यहां फोकसित हो रही किरणें। मतलब जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो चित्र जो है वो रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना के पीछे चला जाता है। और इसे कहा है, इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो निवारण के लिए उसके नेत्र में नहीं बल्कि चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। उचित फोकस दूरी का जब उत्तल लेंस लगा देंगे हम लोग, तो होगा क्या कि ये किरणें थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएंगी। आपको पता होगा कन्वर्जिंग लेंस है उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस आगे ऐसे रख दिया जाएगा चश्मे में, तो प्रकाश की जो किरणें फोकसित हो रही थी अभी तक रेटिना से पीछे, अब वो एग्जैक्ट एकदम रेटिना पर फोकसित होने लगेंगी। तो ये निवारण से पहले था और ये निवारण के बाद हो गया। 2 नंबर मिल गया। 2 चित्र बना दिया आप, 2 नंबर मिल गया। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न आके रहेगा, देख लीजिएगा इस बार। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, देखिए पहले का दूसरा प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। देखिए वस्तु की दूरी, एक गोलीय दर्पण, कौन सा दर्पण है नहीं पता है, गोलीय दर्पण है भाई साहब, अवतल होगा या उत्तल होगा अभी कौन है नहीं पता है। गोलीय दर्पण, देखिए ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी दे रखा है इन्होंने 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। जब u इक्वल टू लिखेंगे तो लिख देंगे -16 सेंटीमीटर। आगे की ओर देखते हैं, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर पर बनाता है। देखिए, हाँ ठीक है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखिए, लेकिन इन्होंने कहा आभासी प्रतिबिंब है तो v इज इक्वल टू प्लस में 12 सेंटीमीटर। एक बात हम यहाँ तुरंत रिवीजन कर देंगे, आभासी, अगर आभासी है तो b की वैल्यू हम पॉजिटिव में रखेंगे केवल दर्पण में, लेंस में इसका उल्टा। अगर वास्तविक है तो फिर b की वैल्यू हम निगेटिव में रखेंगे केवल दर्पण में, ये बात याद रखिएगा। तो b की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गई। प्रश्न है प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार ज्ञात कीजिए। तो m इज इक्वल टू सूत्र होता है माइनस v डिवाइड बाई u। तो m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और u की वैल्यू हो गई 16 सेंटीमीटर माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/4, यानी m इज इक्वल टू 0.75। ये हो गया आवर्धन, यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कितना छोटा बनेगा? तो 3/4। और m की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है। अगर वास्तविक होता तो m की वैल्यू माइनस में आती, और वो पहले से लिखा हुआ है। दर्पण का प्रकार मतलब हम पहले f निकालें, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 12 और ये प्लस है, u का चिन्ह माइनस होने की वजह से माइनस 1/16। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? सॉल्व कर लीजिए इसको। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ बिल्कुल। 16 12 का एलसीएम 48, तो 12 चौक 48 और 16 3 48, बीच का चिन्ह माइनस है तो ये गया 1/48 प्लस में आया 1/f, तो f इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। f अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दर्पण उत्तल है। दर्पण कैसा है? उत्तल है। अगर f निगेटिव आया होता तो दर्पण अवतल होता। ठीक है, नोट कर लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार फिर से दोबारा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए। देखिए, दूसरे का पहला, उत्तल लेंस से आभासी केवल एक स्थिति में बन सकता है। ये उत्तल लेंस हो गया, ये उसका मुखिया का अक्ष हो गया, और ये इसमें f और f डैश बना लिया हमने। ये मुख्य फोकस है, द्वितीयक फोकस, और वस्तु रख दिया है हमने भाई साहब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच। प्रथम किरण हम ले आएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद ये चली जाएगी फोकस से, और द्वितीय किरण ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रकार आपतित होगी और अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निर्गत होगी। तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ लिख देंगे डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट्स, यानी अपसरित किरणें या अपसारी किरणें कभी नहीं मिलती, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा। जब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ इनका आभासी कटान होगा और इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे इमेज साइज। इमेज साइज तो आपको दिख ही रहा है कि वस्तु से बड़ा है तो बिग साइज। हाँ? इमेज नेचर, ये वर्चुअल इमेज है, आभासी इमेज है। और फिर इमेज देखिए, इमेज साइज, इमेज नेचर और इमेज पोजीशन भी लिख देंगे इधर। इमेज पोजीशन होगा वस्तु के पीछे, तो बिहाइंड
ऑब्जेक्ट। हम यहाँ अपने कोचिंग और स्कूल में दोनों जगहों पर बच्चों को इस किरण आरेख का स्टेप लिखना सिखाते थे कि प्रथम किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से होकर चली जाती है। ये सारी बातें हमने सिखाया बच्चों को, लेकिन यहाँ आपको वो सब लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 2 ही नंबर में है। 2 नंबर में क्या लिख देंगे यार। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में पूरा इतना तो सब सीख ही गए हैं कि बस जितना पूछे उतने लिखो। तो 2 नंबर का प्रश्न था, तो इसमें स्टेप नहीं लिखेंगे, मिटा दिए। एक बार बैक करके दोबारा देख लेना अगर आवश्यकता होगी तो। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा वो होता है जो वास्तविक होता है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आज ही की वीडियो में अभी बताए हैं। जो आभासी होगा सीधा होगा, इन्होंने कहा है उल्टा, इसका मतलब ये वास्तविक है। तो उल्टा इसे लिख देता हूं, उल्टा कहा इसका मतलब है कि वास्तविक है। उल्टा है इसका अर्थ है कि ये वास्तविक है। उत्तल लेंस है किसी वस्तु का आवर्धित, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब, यम की वैल्यू -3 होगी। देखिए वास्तविक के लिए यहां हम लिख देते हैं, वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो यम की वैल्यू निगेटिव होगी, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, ये बात याद रखिएगा। तो यम इज इक्वल टू -3। जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर है, यू की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है। का ज्ञात करें एक बार, लेंस की फोकस दूरी यानी यफ ज्ञात कीजिए। यफ ज्ञात करना है भाई साहब। यम की वैल्यू -3 दे रखा है, ये सब गिवन वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज है। अब सूत्र लगा देंगे, फार्मूला यम इज इक्वल टू होता है v बाई यू। हम यहाँ साइड में लिखते रहते हैं, तो यम इज इक्वल टू -v बाई यू लगाते हैं जब दर्पण होता है। यम इज इक्वल टू v बाई यू लगाए, लेंस है तो यम की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है -3। -3 इज इक्वल टू v बाई यू, तो आपको दिखना चाहिए यहाँ से v बराबर -3u। तो v इज इक्वल टू -3 इंटू यू का मान माइनस में 15 आएगा, माइनस गए मरी गए 15 45 सेंटीमीटर दूरी पर v का मान v यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो यू पता, यह पता, लेंस सूत्र यूज कर लो। लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/b 45 और माइनस यहाँ रखे, u का मान माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो गए, u का मान 15। देखिए 45 और 15 का एलसीएम 45 है। 45 से एक बार में कट गया, 15 से 3 बार में कटा, बीच का चिन्ह प्लस है, आ गया 4/45। ये 1/f का मान है, तो f की वैल्यू हो गई 45 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी आ गई, देख लो भाई एक बार, बहुत सरल सवाल है। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, तीसरे क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिया हुआ है। तीसरे का जो पहला पार्ट है उसको देखिए, दिए गए परिपथ में ए का पाठ्यांक यानी अमीटर का पाठ्यांक पूछा गया है। कुछ एक प्रतिरोधों का नेटवर्क है इनका, यहाँ मीटर लगाया है और यहाँ एक बैटरी लगा रखी है इन्होंने 8 वोल्ट की। ये अमीटर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम, 3 ओम और 1.5 ओम। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे यहां से लगाना शुरू करेंगे। 2 ओम और 3 ओम लिखते रहेंगे। 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R डैश इज इक्वल टू, सूत्र है R1 प्लस R2, तो 2 + 3 R डैश की वैल्यू हो गई 5 ओम। अब ये दोनों मिलकर के हो गया 5 ओम और ऊपर का एक 5 ओम, तो R डैश व 5 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सूत्र है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/5
प्लस 1/5 दैट इज 2/5। ये 1/r डैश की वैल्यू है, पक्षांतर कर देंगे तो r डबल डैश की वैल्यू 5/2 यानी 2.5 ओम हो गई। अब ये पूरे नेटवर्क का प्रतिरोध 2.5 ओम हो गया। अब ये 1.5 उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो यहां लिखेंगे 2.5 ओम व 1.5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R इज इक्वल टू, ये अंतिम है इसलिए डैश नहीं लगाएंगे, तो 2.5 प्लस 1.5 आंसर हो गया 4 ओम। तो परिपथ का प्रतिरोध हमने निकाल लिया। अब यहां इन्होंने पूछा है कि अमीटर का पाठ्यांक ए द्वारा प्रदर्शित धारा, तो ए सेल से निकली धारा को ही बताएगा। I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू आप सबको इधर दिख रही होगी, 8 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम प्रतिरोध है, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। अब इसके बाद ऐसे लिख देना है नीचे आपको कि अमीटर का पाठ्यांक या अमीटर द्वारा प्रदर्शित धारा इक्वल टू 2 एम्पियर। एक बार देख लीजिए, सरल सवाल था। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न है, वैद्युत बल्ब के जो तंतु है, थ्योरेटिकल है, वैद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में प्रायः टंगस्टन का उपयोग ही क्यों किया जाता है। देखिए जो बल्ब होता है, जो वैद्युत बल्ब बनाए गए हैं, इनमें सवाल है कि टंगस्टन ही क्यों। तो टंगस्टन ही इसलिए क्योंकि बढ़िया होता है, वो इसके लायक है। ये नीचे का सिस्टम बना लीजिएगा आप। ये यहाँ एक सवाल यह है कि ये टंगस्टन का ही क्यों। तो देखिए बल्ब काम करता है प्रकाश के तापीय धारा के तापीय प्रभाव पर, और तापीय प्रभाव के आधार पर जब तंतु का ताप नियर अबाउट 2500 डिग्री सेल्सियस होगा, तब ये व्हाइट हॉट होगा। व्हाइट हॉट हिंदी शब्द होगा श्वेत तप्त। श्वेत तप्त यानी प्रकाश उत्सर्जित करेगा, तब ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा। और जो अन्य मेटल आपके पास अवेलेबल हैं वो इतने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाते हैं, इतने टेम्परेचर पर वो पिघल जाते हैं। जब पिघल जाएंगे तो प्रकाश कहां से मिलेगा। इसके लिए हमें आवश्यकता थी किसी एक ऐसे तंतु की जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक ग्रेटर देन 2500 हो, 2500 से अधिक हो, 2500 से अधिक हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 2500 पे पिघलेगा नहीं और आसानी से हमको प्रकाश देता रहेगा। तो इसका लिखित आंसर कुछ इस प्रकार से होगा। ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया। लिखित आंसर इस तरह से होगा कि वैद्युत बल्ब में बल्ब का तंतु जब लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, तब वह व्हाइट की स्पेलिंग गलत है, बताए नहीं आप लोग यार। व्हाइट हॉट यानी श्वेत तप्त हो जाएगा, और श्वेत तप्त होने का अर्थ है प्रकाश उत्सर्जित करेगा। किंतु इतने ताप पर अन्य धातुएं पिघल जाती थीं, अतः एक ऐसे तंतु की आवश्यकता थी जिसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 2500 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए बल्ब में हम लोग टंगस्टन का तंतु लगाते हैं। 2 नंबर का सवाल है, एकदम छप्पड़ फाड़ के 2 नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे प्रश्न में पहला पार्ट है, चौथे प्रश्न का पहला पार्ट है, देख लीजिए। 2 कारकों को बताइए जिन पर धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। परिनालिका पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। परिनालिका क्या होता है, जब किसी आधात्विक बेलनाकार पाइप, बहुत गन्नाउर बन रहा है जब किसी आधात्विक बेलनाकार पाइप के ऊपर चालक तार के फेरे
पास पास लपेट दिए जाते हैं, चालक तार के फेरे पास पास लपेट दिए जाते हैं, तो प्राप्त व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। जब इसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, यानी इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो फिर यह इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक, चुंबक नहीं चुंबक, विद्युत चुंबक कहलाता है। और परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B = μ0 Ni, जहां स्मॉल n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। चलिए, अब पूछा है कि वो दो कारक बताइए जिससे परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बदला जा सकता है। हम 3 बता देंगे। देखिए, B = I, यानी धारा का मान बदलने पर, बढ़ाना है कि बदलना है खाली निर्भर करता है। हाँ, धारा का मान परिवर्तित करने पर, धारा का मान परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चलिए, हो गया ये। दूसरा, B = स्मॉल n। स्मॉल n यहां लिखा है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब जहां हमने धारा लिखा है, यहीं आप लिख दीजिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या का मान परिवर्तित करने पर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, हम इसमें आपको बताएंगे कि यदि परिनालिका के मध्य, परिनालिका के, ये अलग है, परिनालिका के मध्य नर्म लौह क्रोड रख दिया जाए, नर्म लौह क्रोड रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। तो 3 कारक बता दिए, 2 ही पूछा था, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए, इसी में दूसरा पार्ट इन्होंने पूछा है, विद्युत चुंबक अस्थाई चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ भाग है। दूसरा पार्ट है विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक दोनों की तुलना करनी है। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक दोनों की तुलना करनी है। देखिए, विद्युत चुंबक ये हमने बनाया हुआ है, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, और अस्थाई चुंबक। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एक साइड क्या करिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा विद्युत चुंबक, सारणी बना देंगे, एक साइड ऐसे लिख देंगे विद्युत चुंबक, और फिर इधर लिख देंगे अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक। सवाल यह है कि ये किस प्रकार भिन्न होता है। तो देखिए, विद्युत चुंबक में पहला पॉइंट, विद्युत चुंबक का पहला पॉइंट है कि यदि विद्युत चुंबक में धारा का मान परिवर्तित किया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। अस्थाई चुंबक की जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो धारा के मान पर बिल्कुल भी नहीं निर्भर करती। अगर विद्युत क्षेत्र, अगर इसके मध्य कोई नर्म लौह क्रोड रख देंगे तो भी प्रबलता बढ़ जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें धारा का मान बढ़ा या घटाकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। अस्थाई चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाया तो नहीं जा सकता, हाँ ये अलग बात है कि उसको गर्म करके या पीट कर उसकी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को नष्ट किया जा सकता है। 3 अंतर हो गए। चौथा देखिए, 3 तो हो गए। चौथा, अगर हम धारा के मान को, धारा की दिशा को पलट दें, यानी जो बैटरी की पोलैरिटी है, प्लस इधर कर दें माइनस इधर कर दें, तो फेरों में धारा की दिशा घूम जाने के कारण इस चुंबक की यानी विद्युत चुंबक की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है तो फिर इधर नॉर्थ हो जाएगा इधर साउथ हो जाएगा। जबकि अस्थाई चुंबक के नॉर्थ और साउथ को चेंज नहीं किया जा सकता, वो फिक्स है पूरी तरह से। तो ये हो गया आंसर आपका, लिख लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, इसको हम पूरा बता देते हैं, एक बार इसको मिटा दें। देखिए भाई, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम। तो पहले हम बाएं हाथ को ऐसे व्यवस्थित करके बना दें। तनाव है भी नहीं होता है। देखिए पांचों उंगली बन गई और ये कुछ इस प्रकार से है कि ये अंगूठा और ये तर्जनी उंगली और ये मध्य उंगली तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। ऐसा ही कुछ हमने बनाया भी है। तो देखिए इनके हिसाब से अंगूठा बताएगा, ये अंगूठा है थंब 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 थंब, और ये है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हिंदी में इसको अंगूठा कहते हैं, सब जानते हो। इसको तर्जनी उंगली और इसको मिडिल फिंगर यानी मध्य उंगली। मिडिल फिंगर यानी मध्य उंगली, ठीक है। तो देखिए इसको याद करने का हम एक सरल ट्रिक बताएंगे अभी, लेकिन अभी पहले ही बता देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं फादर फादर मादर, मदर नहीं मादर चाइल्ड रूल। फादर मादर मादर चाइल्ड, आगे नहीं बोलेगा कौन, बता रहे क्लास में भी तुम सबको मना करते हैं कि मादर के बाद कुछ बोलना नहीं। फादर मादर चाइल्ड रूल, ये एक नियम है। तो देखो फादर मादर चाइल्ड रूल, ये फादर उसके नीचे मादर चाइल्ड आ गया, ठीक है ना। तो फादर अंगूठा फादर है भाई साहब, अंगूठा फादर है और इंडेक्स फिंगर मदर है, मदर है, और ये चाइल्ड है। अब देखिए फादर का पहला अक्षर यफ, मदर का पहला अक्षर यम और चाइल्ड का पहला अक्षर सी। अब यफ फॉर फोर्स, यफ फॉर फोर्स, यम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, यम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और सी फॉर करंट, सी फॉर करंट। तो अब जो भी हमने बनाया इसी का स्टेटमेंट बना लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। हम एक बार लिख देते हैं, इसको देख लीजिएगा पूरा है। तो देखिए नियम को हमने लिख दिया है, इधर लिखा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये नियम आप पूरी तरह से याद रखेंगे, बहुत मतलब बार पूछा गया है और आप देखेंगे तो ये 2 नंबर में आया हुआ है इस बार भी। और स्टेटमेंट यही है, आप समझिए रटने के बजाय। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि बाएं हाथ का तर्जनी उंगली या बाएं हाथ की तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट आप ना याद कर पाए तो ऐसे उंगली सेट करके और सीधा याद कर ले, मादर फादर चाइल्ड रोल, एफ फॉर फोर्स जो कि अंगूठा है, एम फॉर मदर जो कि आपका इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली है, और मिडिल फिंगर एम फॉर सी फॉर चाइल्ड जो कि करंट है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। आप चित्र को देख पा रहे होंगे, चौथे प्रश्न में इन तीनों प्रश्नों के अलावा अथवा करके लिखा है इन्होंने, घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज के महत्व को बताइए। देखिए फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण है, जो जो बोल रहे हैं वैसे आप लिखते जाइएगा। फ्यूज एक सुरक्षात्मक उपकरण है, घरेलू विद्युत परिपथ में इसे इसलिए उपयोग किया जाता है कि जब कभी घरेलू विद्युत परिपथ में धारा का मान एक निश्चित मान से अधिक हो तो तापीय प्रभाव के कारण यह पतला तार स्वयं कट जाए और पूरा परिपथ सुरक्षित रहे। बस इतना ही लिखना है,
इतना ही लिखना है। अगर आप चाहें तो एक डिब्बी बना दें, ऐसे एक डिब्बी बनाकर दोनों साइड में लिख दें कि ये टीन की टोपी है और बीच में बहुत पतला तार ब्लैक पेन से खींच दीजिएगा, वो उसका चित्र हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। दूसरा है, प्रायः निम्न वैद्युत आपूर्ति के वैद्युत रोधी आवरण के रंग क्या होती हैं? वैद्युन्मय तार, इसको लाइव वायर कहते हैं, जिंदा तार कहते हैं। वैद्युन्मय तार का आवरण हमेशा लाल रंग रखा जाता है, लिखवाया गया है पूरा। वैद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। और दूसरा, उदासीन तार ग्रीन रंग का होता है। और भू संपर्क तार ये सदैव उल्टा हो गया, सॉरी। वैद्युन्मय तार रेड कलर का, उदासीन तार ब्लैक कलर का और भू संपर्क तार ये ग्रीन कलर का होता है। किसी वैद्युत साधित्र को भू संपर्क करने का क्या उद्देश्य है, यानी अर्थ वायर लगाने का क्या कारण है? तो इसका सीधा सा एक कारण है कि यदि कभी घरेलू विद्युत परिपथ में धारा का मान तीव्रता के साथ अचानक एक पीक वैल्यू पर पहुंच जाए तो ये अर्थ वायर अतिरिक्त धारा को पृथ्वी तक भेज देता है, क्योंकि पृथ्वी अनंत विभव का एक स्रोत है और घरेलू विद्युत परिपथ को हानि से बचा लेता है। ये भी प्रश्न आपका 6 नंबर का टोटल है दोनों। तो इस सेट को हमने हल किया। आपको समझ में आया हो तो आप जरूर इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। कहीं किसी भी तरह के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत आता हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, चाहे ये जो नाम आपको दिख रहा है, जो चैनल का भी नाम है, उसके इंस्टा पर आप डीएम कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सबकी परीक्षा के लिए आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं, आप जरूर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोगों को शुभ रात्रि।